वेलकम टू शॉर्ट फ्लिक्स। आज हम देखेंगे 2017 में रिलीज हुई साइफाई हॉरर मूवी एलियन कोवेनेंट। ये 2012 में रिलीज हुई प्रोमेथियस मूवी का अगला भाग है। अगर आपने पहला भाग प्रोमेथियस नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, वो मूवी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आइए अब देखते हैं एलियन कोवेनेंट। स्पॉयलर्स अहेड। मूवी की शुरुआत में डेविड, जो कि असल में एक रोबोट होता है, उसे बनाने वाले वैज्ञानिक पीटर से पूछता है कि पिताजी, अगर आपने मुझे बनाया है तो फिर आपको किसने बनाया। इसके जवाब में पीटर कहता है कि बेटा, एक दिन तुम और मैं मिलकर इसका जवाब जरूर खोज लेंगे। फिर वर्ष 2104 दिखाया जाता है। एक विशाल स्पेसशिप जिसका नाम कोवेनेंट है अपने डेस्टिनेशन ग्रह ओरिगा 6 की ओर बढ़ रही थी। उस स्पेसशिप में 15 लोगों का क्रू, 2000 कॉलोनिस्ट जो उस ग्रह पर अपनी कॉलोनी बसाने वाले थे, और 1140 एम्ब्रियोस जिन्हें हम टेस्ट ट्यूब बेबीज भी कह सकते हैं, मौजूद थे। उन्हें ओरिगा 6 पहुंचने में अभी 7 साल का वक्त और लगना था। पूरे स्पेसशिप में सिर्फ वॉल्टर ही था जो जाग रहा था। दरअसल वॉल्टर एक रोबोट होता है। वॉल्टर मूवी की शुरुआत में दिखाए गए रोबोट डेविड जैसा हुबहू नजर आता है, लेकिन वॉल्टर डेविड के आगे के जनरेशन का रोबोट था। स्पेसशिप में बाकी सभी लोग ओरिगा 6 ग्रह पर पहुंचने तक अगले 7 साल के लिए हाइपर स्लीप यानी गहरी लंबी नींद में सो रहे थे। फिर वॉल्टर स्पेसशिप के विशाल सेल्स को रिचार्ज करने का प्रोसेस शुरू करता है। वो रिचार्ज करने के लिए स्पेसशिप पर एक बहुत बड़ी छतरी को खोल देता है। स्पेसशिप के एनर्जी सेल्स रिचार्ज होने लगते हैं। वॉल्टर एम्ब्रियोस की जांच करता है और जो एम्ब्रियो खराब हो गया था उसे हटा देता है। तभी एक शॉकवेव्स की आंधी उफनती हुई आती है और उनके स्पेसशिप की रिचार्ज छतरी को काफी नुकसान पहुंचाती है। स्पेसशिप बुरी तरह से कंपन करने लगता है। वॉल्टर तुरंत ही सभी क्रू मेंबर्स को जगाता है। शॉकवेव्स के झटके से बहुत से कॉलोनिस्ट के स्लीपिंग चेंबर नीचे गिर जाते हैं। वॉल्टर शॉर्ट सर्किट से लगी आग को बुझाता है। इस हादसे में उनके कैप्टन की स्लीपिंग चेंबर में ही जलकर मौत हो जाती है। कुल 47 कॉलोनिस्ट, 16 एम्ब्रियोस और स्पेसशिप के कैप्टन की इस हादसे में मौत हो गई थी। अब ओरम को स्पेसशिप का नया कैप्टन बनाया जाता है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास, अनुभव और निर्णय क्षमता की कमी थी। वो चीज़ों को सभी पहलू से बारीकी से सोचने में सक्षम नहीं था। उन्हें स्पेसशिप को रिपेयर करने में 48 घंटे का समय लगना था। वे उस क्षेत्र से जल्द निकलना चाहते थे, इससे पहले कि वहां दोबारा तूफान आए। कैप्टन की पत्नी और इस कहानी की अहम किरदार डैनियल्स अपने पति की अकस्मात मौत से काफी दुख और सदमे में थी। वो वॉल्टर को बताती है कि उसके पति का सपना था कि वो जब नए घर ओरिगा 6 में पहुंचेंगे तो वहां तालाब के किनारे एक लकड़ी का छोटा सा घर बनाएंगे। फिर डैनियल्स अपने पति को अंतिम विदाई देते हुए उसकी लाश को अंतरिक्ष में विसर्जित कर देती है। फिर वे लोग स्पेसशिप के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करते हैं। पायलट जब मरम्मत पूरी करके स्पेसशिप में लौट रहा होता है तभी उसे कुछ दूरी पर तेज रोशनी के साथ कुछ तीखी आवाजें सुनाई देती है। उसके हेलमेट में सब रिकॉर्ड हो जाता है। स्पेसशिप में पहुंचकर जब वे उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो पायलट पकड़ लेता है कि दरअसल वो आवाज महज एक आवाज नहीं बल्कि एक मशहूर गाना है। वो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पृथ्वी से इतनी दूर किसी गाने का सिग्नल कैसे सुनाई दे सकता है। वे लोग उस आवाज के सिग्नल के स्रोत का पता लगा लेते हैं। उनके स्पेसशिप से मात्र कुछ ही हफ्तों की दूरी पर एक सौर मंडल में 5 ग्रह घूम रहे थे। इसमें चौथे नंबर का ग्रह जीवन अनुकूल प्रतीत हो रहा था। उसमें पृथ्वी समान वातावरण, गुरुत्वाकर्षण, महासागर और महाद्वीप भी थे। बस यही से वो गाने वाला सिग्नल आ रहा था। अजीब बात यह थी कि मानव जीवन के लिए ये उनके डेस्टिनेशन ग्रह ओरिगा 6 से भी बहुत बेहतर था। अब ये उन सबके लिए परीक्षा की घड़ी थी। वो सभी ओरिगा 6 की तरफ बढ़ते रहे अगले 7 साल के लिए, या फिर कुछ ही हफ्तों की दूरी पर स्थित इस नए ग्रह की तरफ चले। एक तरफ था डेस्टिनेशन ग्रह ओरिगा 6 जिसके लिए उन्होंने सालों का रिसर्च किया था और उन्हें सालों की ट्रेनिंग भी मिली थी, और दूसरी तरफ था ये बिल्कुल ही पास का ग्रह जिसमें जीवन अनुकूलता बहुत अधिक थी। क्रू मेंबर्स हाल ही में एक हादसे में बाल बाल बचे थे, इसलिए दोबारा वे लोग स्लीपिंग चेंबर में अगले 7 साल के लिए जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। उन्हें डर था कि दोबारा कोई हादसा न घट जाए और कहीं वे लोग भी कैप्टन की तरह नींद में ही जलकर न मर जाए। आखिर वे सब पृथ्वी से इतनी दूर आसमानी चिता में तो जलने नहीं आए थे। डैनियल्स नए कैप्टन को समझाने की कोशिश करती है कि इस गाने के सिग्नल वाले नए ग्रह में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई दशक की डीप रिसर्च और मेहनत के बाद ओरिगा 6 का चयन किया था। उसके लिए उन्होंने लंबी कंटिन्यूस ट्रेनिंग भी हासिल की थी, जबकि हाल ही में मिले गाने के सिग्नल वाले नए ग्रह के बारे में उन्होंने कोई रिसर्च भी नहीं किया था। डैनियल्स का मानना था कि इंसानी आवाज में गाना, वो भी उस ग्रह से जहाँ इंसानी जीवन है ही नहीं, एक बिल्कुल परफेक्ट ग्रह का अचानक से दिखना जो इंसानी जीवन के लिए इतना अनुकूल प्रतीत हो रहा है, ये सारे पॉइंट्स अपने आप में जीवन के कम और खतरे के निशान ज्यादा लग रहे हैं। कैप्टन डैनियल्स को समझाता है कि ये नया ग्रह मानव जीवन के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। रही बात अचानक से दिखने की, तो हो सकता है कि उनसे ये ग्रह रिसर्च करते वक्त मिस हो गया हो।
कैप्टन इस बात पर भी जोर देता है कि वैसे भी कोई भी क्रू मेंबर 7 साल के लिए फिर से स्लीपिंग चेम्बर में जाकर अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता है। फाइनली कैप्टन डैनियल्स की बातों को खारिज करते हुए जहां से गाने के सिग्नल मिल रहे थे उसी ग्रह की ओर स्पेसशिप का रुख करता है। क्रू मेंबर्स की एक टीम एक छोटे स्पेस शटल में उस ग्रह के वातावरण में प्रवेश करती है। वायुमंडल के तूफान और झटके को झेलते हुए उनका स्पेसशिप उस ग्रह पर लैंड करता है। उस ग्रह की भौगोलिक संरचना बिल्कुल पृथ्वी जैसी थी। पानी के झरने और कई तालाब भी थे। सबसे आगे वॉल्टर द रोबोट चल रहा था, जिससे कि किसी भी खतरे का सामना होने पर सबसे पहले वो उसका मुकाबला करे। एक क्रू मेंबर जिसका नाम फेरिस होता है उसको स्पेस शटल पर छोड़कर बाकी सब उस ग्रह पर उतर जाते हैं। वो गाने वाला सिग्नल जो कि 8 किलोमीटर पश्चिम से आ रहा था, सब उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। उन्हें गेहूं की फसल दिखाई देती है। गेहूं के बाली काफी बड़े थे। वे सोच रहे होते हैं कि आखिर ये फसल यहाँ किसने उगाई। उनमें से करीन और उसका एक साथी पानी का सैंपल लेने रुक जाते हैं और बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक छोटी पहाड़ी नजर आती है, जिसके एक हिस्से में सारे पेड़ कटे पड़े थे, मानो कोई बड़ी सी चीज उन्हें काटती हुई गुजरी हो। तभी एक विचित्र बात की तरफ उनका ध्यान जाता है कि पृथ्वी जैसा वातावरण होने के बावजूद भी वहां पर किसी भी किस्म के पशु पक्षी का नामो निशान तक नहीं था। फिर नीचे ग्रह पर गए लोगों को मेन स्पेसशिप से एक मैसेज मिलता है कि तूफान आने वाला है। पानी का सैंपल लेने रुके करीन के साथी का पैर कुछ अंडों जैसी चीजों पर पड़ता है। उन अंडों में से कुछ सूक्ष्मजीव उड़कर उसके कान में घुसकर उसकी त्वचा में समा जाते हैं। उधर आगे गए हुए क्रू को एक अजीब सा दिखने वाला बड़ा और पुराना स्पेसशिप नजर आता है। फिर उन क्रू मेंबर में से एक और के नाक से वैसे ही सूक्ष्मजीव अंदर घुस जाते हैं। अब पहला बंदा जिसके कान से सूक्ष्मजीव अंदर गए थे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। दूसरी तरफ उस पड़े हुए पुराने स्पेसशिप के अंदर डैनियल्स को डॉक्टर ई शॉ का आईडी टैग मिलता है। वॉल्टर डैनियल्स को बताता है कि डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ 10 साल पहले गायब हो चुके स्पेसशिप प्रोमेथियस की चीफ साइंस ऑफिसर थी। उन्हें यह भी पता चलता है कि ये स्पेसशिप वो स्पेसशिप नहीं है जिसमें डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ स्पेस मिशन पर गई थी। उधर दूसरे क्रू मेंबर्स उस कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें वो होलोग्राम रिकॉर्डिंग देखने मिलती है, जिसमें डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ इस स्पेसशिप को उड़ाते हुए गाना गा रही होती है। यही वो गाने वाला सिग्नल था जिसकी तलाश में वो सब यहाँ इस ग्रह पर आए थे। उधर सबसे पहले इन्फेक्टेड हुए करीन के साथी की तबीयत और बिगड़ने लगी थी। उसे सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही थी। इस कारण वे लोग स्पेस शटल पर वापस लौटने का निर्णय लेते हैं। तभी दूसरे इन्फेक्टेड क्रू मेंबर की तबीयत भी बिगड़ने लगती है। यहाँ पहले वाले क्रू मेंबर की तबीयत और बिगड़ जाती है और उसे खून की उल्टी होने लगती है। करीन और फेरिस उसे किसी तरह स्पेस शटल के मेडिकल चेंबर में लेकर जाते हैं। उसके इलाज के लिए जैसे ही उसकी टी शर्ट फाड़ी जाती है, पीठ से खून का फव्वारा फट पड़ता है। फेरिस भागकर मेन स्पेसशिप को इसकी सूचना देती है। फिर वो करीन को भी उसके इन्फेक्टेड साथी के साथ ही मेडिकल चेंबर में लॉक कर देती है, इस डर से कि कहीं करीन भी इन्फेक्ट न हो गई हो। करीन फेरिस से उसे बाहर निकालने के लिए मिन्नतें करती है, लेकिन वो नहीं मानती है। वो मजबूर थी क्योंकि वो इन्फेक्शन को और नहीं फैलने देना चाहती थी। इधर क्रू मेंबर की तबीयत बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाती है और उसके पीठ से नुकीले कांटे फट पड़ते हैं और फिर उसकी पीठ को फाड़ते हुए उसके अंदर से एक एलियन जंतु बाहर निकलता है। फिर वो एलियन जंतु करीन की ओर बढ़ता है। फेरिस गन लेकर उस एलियन जंतु से निपटने के लिए मेडिकल चेंबर की तरफ भागती है, लेकिन तब तक उस जंतु ने करीन पर हमला कर दिया था। फेरिस जब चेंबर में लौटती है तो खून पर फिसल जाती है। वो चेंबर में उस एलियन जंतु को बंद करके भागती है, लेकिन वो जंतु बाहर निकल आता है। फेरिस उस पर कई राउंड फायर करती है और इस चक्कर में उसकी एक गोली गैस सिलेंडर में लग जाती है और एक भारी धमाके के साथ पूरे स्पेस शटल के परखच्चे उड़ जाते हैं। उधर स्पेस शटल के बाहर दूसरे क्रू मेंबर जिसके नाक से इन्फेक्शन उसके शरीर में घुसा था, उसकी भी हालत बिगड़ने लगी थी। वो दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है। उसका मुंह फाड़कर एक एलियन जंतु बाहर निकलता है और जंगल में भाग जाता है। वॉल्टर ये सब बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। डैनियल्स मेन स्पेसशिप से संपर्क साधने की कोशिश करती है, लेकिन खराब मौसम के कारण उसकी कोशिशें विफल हो जाती है। तभी जंगल से वही जंतु जो थोड़ी देर पहले क्रू मेंबर का मुंह फाड़कर निकला था, कुछ ही मिनट में अब बड़ा हो गया था। वो जंतु दौड़ता हुआ आता है और डैनियल्स पर लपकता है, लेकिन वॉल्टर बीच में आकर डैनियल्स को बचा लेता है। वो जंतु वॉल्टर का एक हाथ खा जाता है। वो उनके 3 और क्रू मेंबर्स को भी जान से मार देता है। तभी एक रहस्यमय आदमी एकाएक वहां पर प्रकट होता है और एक फ्लेयर गन से धमाका करता है, जिससे वो जंतु वापस जंगल में भाग जाता है। वो बाकी बचे हुए क्रू मेंबर्स को उसके पीछे आने को कहता है। वो उन्हें एक विशाल स्टेडियम नुमा शहर में लेकर जाता है, जहां चारों ओर हजारों लोगों की पुरानी अकड़ी हुई लाशें थी। जो जिस स्थिति में था उसी हाल में मर गया था। वो उन्हें एक विशाल भवन के अंदर लेकर जाता है। दरअसल ये रहस्यमय आदमी मूवी की शुरुआत में दिखाया गया रोबोट डेविड था, जो कि डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ के साथ 10 साल पहले गायब हो चुके स्पेसशिप प्रोमेथियस में क्रू का एक हिस्सा था। डेविड उन सबको आगे बताता है कि सिर्फ वो और डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ प्रोमेथियस स्पेसशिप की दुर्घटना में बचे थे।
और फिर वे दोनों 10 साल पहले एक एलियन स्पेसशिप को उड़ाकर इस ग्रह पर आए थे। वो उन्हें बताता है कि जिस एलियन स्पेसशिप में वो और डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ सवार थे उसमें एक खतरनाक वायरस से निर्मित एक जैविक हथियार था जो लैंड करते वक्त गलती से चल गया था। इस सब में एलियन स्पेसशिप ने कंट्रोल खो दिया और क्रैश हो गया था। डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ उस क्रैश में मारी गई थी। डेविड उन्हें बताता है कि उन सब ने आज जो एलियन जंतु देखे थे वो उसी वायरस के नमूने थे और तब से वो इस ग्रह में फंसा हुआ है। डैनियल्स पूछती है कि क्या उनके मारे गए क्रू मेंबर्स भी उसी वायरस से इन्फेक्ट हुए थे। डेविड कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि वायरस डिजाइन ही किए गए हैं किसी भी मांस के बने प्राणी पर आक्रमण करने के लिए, फिर वो चाहे जानवर हो या इंसान। डेविड वॉल्टर को देखकर कहता है, तुम्हारा स्वागत है भाई, क्योंकि वॉल्टर भी डेविड की तरह ही रोबोट था, लेकिन वो डेविड से कई जनरेशन आगे के एडवांस वर्जन का था। डेनियल्स वॉल्टर से कहती है कि उसे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। वॉल्टर उसे आशान्वित करता है कि वो डेविड से बात करेगा। वे लोग अपने मेन स्पेसशिप से संपर्क करने की कोशिश जारी रखते हैं। डेविड उन्हें बताता है कि तूफान और खराब मौसम का दौर कई बार कई महीने तक जारी रहता है। उधर पायलट मेन स्पेसशिप को ग्रह के और करीब लेकर जाता है ताकि नीचे क्रू से संपर्क हो सके। डेविड अपने लंबे बाल काट देता है। डेविड उस पल को याद करता है जब वो इस ग्रह पर आया था और कैसे उसने इस ग्रह के लोगों पर जैविक हथियार का इस्तेमाल करके इस ग्रह के लोगों पर वायरस की बारिश कर दी थी, जिससे अगले ही पल पूरे ग्रह पर जीवन समाप्त हो गया था। डेविड वॉल्टर को डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ की कब्र दिखाता है। डेविड वॉल्टर को बताता है कि वो डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ से प्यार करता था जैसे वॉल्टर डैनियल से प्यार करता है। वॉल्टर कहता है कि ये संभव नहीं है क्योंकि वो दोनों रोबोट है। रात को वही एलियन जंतु जो जंगल में भाग गया था उनके ठिकाने पर आता है और उनमें से एक क्रू मेंबर को मार डालता है। उधर क्रू का अपने मेन स्पेसशिप से संपर्क कायम हो जाता है। काफी देर हो जाने पर जब कैप्टन उस क्रू मेंबर को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है तो देखता है कि डेविड उस एलियन जंतु को पुचकार रहा है। तभी कैप्टन उस जंतु को मार देता है। फिर कैप्टन को अपने क्रू मेंबर की लाश दिखती है। वो डेविड को नष्ट करने की धमकी देते हुए पूछता है कि वो उसे सब कुछ सच सच बताए कि असल में वहाँ क्या चल रहा है। डेविड कैप्टन को अपनी प्रयोगशाला में लेकर जाता है। वहाँ वो कैप्टन को वायरस के एम्प्यूल्स दिखाता है जो इस ग्रह के मिलिट्री साइंटिस्ट ने इजाद किए थे। कैप्टन को पता चलता है कि दरअसल उसके क्रू मेंबर्स को मारने वाला एलियन जंतु डेविड का ही बनाया हुआ था। डेविड ने उस वायरस को और ज्यादा डेवलप करके और कई एलियन जंतु बनाए थे। वो धोखे से कैप्टन के ऊपर एलियन जंतु छोड़ देता है। तब तक दूसरे क्रू मेंबर्स भी कैप्टन की तलाश में डेविड की प्रयोगशाला में पहुंच जाते हैं। उधर पायलट एक दूसरा स्पेस शटल लेकर मेन स्पेसशिप से ग्रह की तरफ बढ़ता है। जब कैप्टन को होश आता है तो वो डेविड से पूछता है कि आखिर डेविड चाहता क्या है। डेविड उससे कहता है क्रिएशन, और फिर कैप्टन की छाती फाड़कर एक नया एलियन जंतु बाहर निकलता है। डेविड उस नए जंतु से कम्युनिकेट करता है जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु से। असल में डेविड जानता था कि वो एक रोबोट है और वो कभी भी इंसानों की तरह नए जीवन का क्रिएशन नहीं कर सकता। इसीलिए इस कुंठित मानसिकता के कारण वो दिमागी रूप से विक्षिप्त हो चुका था। वो नए जीवन का सृजन करके इंसानों की बराबरी करना चाहता था। इंसानों को तो वो एक डिफेक्टिव स्पीशीज मानता था। वो हर तरह से एक परफेक्ट स्पीशीज का सृजन करना चाहता था और उसके अनुसार उसने सृजन किए हुए एलियन जंतु एक परफेक्ट स्पीशीज हैं, क्योंकि वह जंतु किसी भी वातावरण में खुद को ढाल सकते थे और किसी भी सिचुएशन में खुद की सर्वाइवल कर सकते थे। फिर वॉल्टर भी डेविड की प्रयोगशाला के एक दूसरे हिस्से में प्रवेश करता है। वहां उसे डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ की कटी फटी विक्षिप्त लाश मिलती है जिस पर कुछ प्रयोग किए हुए थे। फिर डेविड वॉल्टर को बातों में फंसाकर उसकी गर्दन में बांसुरी घुसेड़ देता है। इससे वॉल्टर तुरंत ही शॉक में जाकर फ्रीज हो जाता है। डेविड फिर बांसुरी निकालकर वहां से चला जाता है, लेकिन वॉल्टर के जख्म भरने लगते हैं। जंतु क्रू पर हमला करने लगते हैं। डैनियल्स को पता चल जाता है कि डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ क्रैश में नहीं मरी थी, बल्कि डेविड ने उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जंतु की नई प्रजाति बनाने के लिए। डेविड डैनियल्स को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी वॉल्टर वहां आकर डैनियल्स को बचाता है। वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है क्योंकि वो डेविड से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का था। उसके सारे सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो गए थे। वॉल्टर डेविड को बहुत मारता है और उसे नष्ट कर देता है। डैनियल्स बीकन सिग्नल भेजती है ताकि पायलट उन्हें देख सके। पायलट स्पेस शटल को लैंड करता है। डैनियल्स, लोप और वॉल्टर भागकर स्पेस शटल में चढ़ जाते हैं, लेकिन एक एलियन जंतु भी उनके स्पेस शटल में चढ़ जाता है। डैनियल्स अपनी जान पर खेलकर उस जंतु को शटल से मार गिराने की कोशिश करती है। फिर वो उसे क्रेन में फंसाकर मार डालती है। फाइनली वो लोग वहां से बचकर अपने मेन स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं। अब डैनियल्स स्पेसशिप की कैप्टन बन जाती है। जब डैनियल्स सो रही होती है तो स्पेसशिप का सुपर कंप्यूटर डैनियल्स को नींद से उठाकर बताता है कि स्पेसशिप में एक एलियन जंतु है। डैनियल्स और पायलट जंतु को ढूंढने लगते हैं। जंतु उनके 2 क्रू मेंबर्स को मार डालता है। डैनियल्स और पायलट उसे ढूंढकर उसे एक व्हीकल में फंसाकर अंतरिक्ष में धकेल देते हैं। तभी वो व्हीकल अचानक अटक जाता है। वो जंतु वापस स्पेसशिप में आने लगता है। तभी पायलट एक व्हीकल को खोल देता है।
व्हीकल के आगे निकले नुकीले ब्लेड्स में फंसकर वो जंतु अंतरिक्ष में गिर जाता है और डैनियल्स बाल बाल बच जाती है। डैनियल्स पायलट को हाइपर स्लीप में डाल देती है अगले 7 साल के लिए, जब तक वो लोग डेस्टिनेशन ग्रह ओरेगा 6 पर पहुंच नहीं जाते। फिर वॉल्टर डैनियल्स को हाइपर स्लीप में डालता है। नींद में जाते जाते डैनियल वॉल्टर से पूछती है कि क्या वो डेस्टिनेशन ग्रह ओरेगा 6 में तालाब के किनारे लकड़ी का घर बनाने में उसकी मदद करेगा। डैनियल्स का ये क्वेश्चन सुनकर वॉल्टर अनजान नजरों से डैनियल्स को देखता रहता है, जैसे उसने ये घर वाली बात पहली बार सुनी हो, जबकि डैनियल्स वॉल्टर को ये बात पहले बता चुकी थी। डैनियल्स तुरंत समझ जाती है कि ये वॉल्टर नहीं डेविड है। वो चीखती चिल्लाती है, लेकिन तब तक वो हाइपर स्लीप में चली जाती है। फिर डेविड अपने पेट में छुपा कर लाए एलियन जंतु के 2 एम्ब्रियोज उसी चेंबर में रख देता है जहां इंसानों के एम्ब्रियोज रखे हुए थे। फिर वो पृथ्वी के एक स्पेस स्टेशन में एक मैसेज भेजता है कि डैनियल्स और पायलट को छोड़कर सभी क्रू मेंबर्स शॉकवेव्स की आंधी में मर चुके हैं और बाकी बचे 1953 कॉलोनिस्ट डेस्टिनेशन ग्रह ओरेगा 6 की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद है ये संदेश 1 वर्ष में पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। दरअसल ये सब डेविड के ही प्लान का हिस्सा था। डेविड को ह्यूमन सेल्स चाहिए थी वायरस से एलियन जंतु को और ज़्यादा डेवलप करने और एलियन जंतुओं की जनसंख्या बढ़ाने के लिए। शुरू में कुछ समय तक उसने डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ को जिंदा रखकर उसके शरीर पर एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन फिर डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ के मर जाने के बाद डेविड के एलियन जंतुओं की ब्रीडिंग का प्लान रुक गया। एलियन जंतु भी अपने सूक्ष्म इनएक्टिव स्टेट में बचे रह गए थे। फिर डेविड ने एलियन जंतुओं को उनके इनएक्टिव स्टेट में उस ग्रह पर जगह जगह प्लांट किए, यानी डेविड ने जाल बिछा दिया था और अब बारी थी चारा डालकर मनुष्यों को उस ग्रह की ओर आकर्षित करने की, जिसकी शुरुआत उसने कर दी थी गाने के सिग्नल को अंतरिक्ष में इंसानों के हलचल वाले क्षेत्र में भेजने से। ऐसे ही एक बार पायलट उस सिग्नल के आकर्षण के झांसे में आ गया और पूरा का पूरा स्पेसशिप कोवेनेंट डेविड के जाल में फंसकर उस ग्रह पर खींचता चला गया। डेविड खुद एलियन शिप के खराब हो जाने के बाद उस ग्रह से कहीं बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वो इंसानों को उस ग्रह पर आकर्षित करने लगा और अंततः डेविड अपने मिशन में कामयाब भी रहा।